गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 37 कीमोथेरेपी ऑफ अमीबियासिस। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा ये यूकैरियोटिक सेल होता है और इसे प्रोटोजोआ भी बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा ऑर्गेनेलीज होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इसमें कोई रिजिडिटी नहीं होती है और इसी के वजह से अमीबियासिस होता है। तो इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग इतना कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्ट नहीं है हमारा, बट जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो अभी जो असली पार्ट हमारा चालू होने वाला है वो यहां से चालू होने वाला है। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री। तो अमीबिक डिसेंट्री इज एन acute or chronic infection caused by the protozoa Entamoeba histolytica। तो अमेबिक डिसेंट्री जो है ये एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन है जो कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से होता है, जो कि प्रोटोजोआ है और यूकैरियोटिक सेल है जो एक्ट एज अ पैरासाइट करके काम करता है। जब भी हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोटोजोआ जाता है तो उसे हम एज अ पैरासाइट कंसीडर करते हैं और ये पैरासाइट क्या करता है, हमारे बॉडी को एज अ होस्ट समझता है और उसके अकॉर्डिंगली खुद ग्रो होता है। तो ये अमीबिक डिसेंट्री में क्या होता है कि अमीबा जो है ये प्रोटोजोआ हमारे बॉडी के अंदर जाता है, स्पेशली एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, और फिर उससे जो है क्रोनिक इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं अमेबिक डिसेंट्री और अमीबियासिस। It is characterized by invasion of the mucous membrane of the large intestine by the protozoa with discharge of blood and mucus। तो इसमें क्या होता है, अमेबिक डिसेंट्री में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे स्पेशली जो लार्ज इंटेस्टाइन का म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे ये अमीबा जो है, ये प्रोटोजोआ जो है, ये वहां पे जाके वहां पे इंफेक्शन प्रोड्यूस करता है और जिसके वजह से वहां के सेल जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के उन्हें डैमेज करता है। और अमेबिक डिसेंट्री में फ्रीक्वेंट डायरिया कंडीशन हो जाती है जिसमें जो पेशेंट होता है, पेशेंट को फ्रीक्वेंटली लूज मोशंस होते हैं और उसमें डिस्चार्ज होता है ब्लड का एज वेल एज म्यूकस का। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वहां पे ये प्रोटोजोआ जाके वहां पे अपना इंफेक्शन प्रोड्यूस करता है और जिसके वजह से वहां के जो लोकल सेल होते हैं, लोकल सेल को डैमेज पहुंचाता है, जिसके वजह से डायरिया होता है और डायरिया के दौरान ब्लड और म्यूकस का जो है डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है। इट मे ऑल्सो गिव राइज टू एब्सेसेस इन द लिवर। तो ये जो प्रोटोजोआ है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ये लीवर में जो है पस फॉर्मेशन भी करता है जिसे हम एब्सेसेस बोलते हैं। तो लीवर के सेल्स में भी ये डैमेज प्रोड्यूस करता है और वहां के लोकल एरिया का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म वहां पे पस फॉर्मेशन करता है। पस नथिंग बट अ वाइट लिक्विड और वाइट मिल्की वाइट डिस्चार्ज जो कि वहां बनता है लीवर के अंदर, और ये तभी होता है जब एंटामीबा हिस्टोलाइटिका लीवर को इन्फेक्ट करता है। अंडर एडवर्स कंडीशन एज when in fecal masses the amoeba becomes cyst which can survive outside the body for a week or so in local moist surrounding। तो एडवर्स कंडीशंस में क्या हो जाता है, अमीबा प्रोटोजोआ जो होता है उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है और फाइनली वो जो है इनएक्टिव और डॉर्मेंट स्टेज में बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। जब ये ड्यूरिंग सीवियर कंडीशन, जब डायरिया का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मींस जो पेशेंट है उसमें फेकल मटेरियल का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज्यादा होने लगता है, ऐसे टाइम में वो फेकल मटेरियल जो है
उसके साथ ये अमीबा सिस्ट बाहर निकलते हैं और ये बाहर भी जो है ये सरवाइव करते हैं फॉर अ वीक, मीन्स एक वीक के लिए आउटसाइड द बॉडी एनवायरमेंट के अंदर ये एक वीक तक के सरवाइव कर जाते हैं। और इन्हें अगर कूल और मॉइस्ट सराउंडिंग मिल गया तो फिर और ज्यादा इनका सर्वाइवल बढ़ जाता है। This cyst can be transmitted by contamination with the infected stool or via flies to cause new infection। तो ये cysts जो होते हैं जो कि अमीबा के इनएक्टिव फॉर्म होते हैं और अमीबा प्रोटोजोआ के इनएक्टिव फॉर्म होते हैं, ये फिर दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं वाया एयर बोल सकते हैं आप, या फिर जहां पे भी ये इन्फेक्टेड स्टूल है वहां पे जैसा ही एयर होता है या फिर कोई पर्सन नियर बाय कांटेक्ट में आता है तो उन्हें ये जो सिस्ट्स है ये कंटेमिनेट करते हैं और उनके अंदर भी अमीबिक डिसेंट्री प्रोड्यूस करते हैं और अमीबियासिस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो स्टूल्स होते हैं और फेकल मटेरियल है उस पे अगर कोई फ्लीज बढ़ जाए और मक्खी वगैरह बैठ जाए तो वो भी जो है फूड्स को कंटेमिनेट कर सकती है और वो फूड अगर किसी पर्सन ने ले लिया तो उनके अंदर भी ये अमीबा प्रोटोजोआ जो है ये चला जाएगा और उन्हें भी अमीबियासिस और अमेबिक डिसेंट्री होने का चांसेस होता है। अब ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस और अमेबिक डिसेंट्री हम देख लेते हैं। The treatment of amoebic dysentery may be considered as the first the suppression of the acute dysentery। अगर किसी पेशेंट को अमीबियासिस हुआ है तो उसका जो एक्यूट डिसेंट्री है उसको सप्रेस करने का काम जो है पहला हमारा ट्रीटमेंट का रहेगा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसे जो भी डिसेंट्री लगा हुआ है ड्यू टू अमीबियासिस उसे सप्रेस करने का लिए हम उसे मेडिसिन देंगे। उसके बाद जो सिस्ट फॉर्मेशन हुआ है मींस बहुत ज्यादा अमेबिक प्रोटोजोआ वो पेशेंट के अंदर अगर बन रहा है बट वो इनएक्टिव फॉर्म में है और सिस्ट फॉर्म में है तो उन्हें कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए हम पेशेंट को मेडिकेशन देंगे। ये दूसरा ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद द ट्रीटमेंट ऑफ लीवर एब्सेसेस। तो किसी पेशेंट में ड्यू टू अमीबियासिस लीवर में पस फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए भी हम ड्रग देंगे जिसके वजह से वो लीवर एब्सेसेस जो है वो क्योर हो सके और इसके अलावा वहां पे जो भी अमीबा प्रोटोजोआ है वो वहां से निकल सके। तो ये जो तीन फैक्टर्स जो है ये कंसीडर करते हैं जब भी कोई पेशेंट को अमेबिक डिसेंट्री हुआ है तो पहले उसका डिसेंट्री को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद जो भी उस पेशेंट के अंदर सीट्स है और इनएक्टिव फॉर्म में जो अमीबा प्रोटोजोआ है उसे बाहर निकालने का कोशिश करेंगे एज वेल एज किल करने का कोशिश करेंगे। और इसके अलावा ये प्रोटोजोआ के वजह से जो लीवर डैमेज हुआ है और लीवर में पस फॉर्मेशन हुआ है उसका भी ट्रीटमेंट करने का कोशिश जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट हम करेंगे। मींस जो भी कोर्स है ट्रीटमेंट का उसमें तीनों चीजों का हम ख्याल रखेंगे कि ये पेशेंट में ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो हमें ये चीजों को ट्रीट करना है। तो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के लिए जो है वो इमिटिन और क्लोरोक्विन बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज करते हैं। तो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन जैसा कि लीवर एब्सेसेस हो गया जो कि अमीबा और एंटेरो अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है इमिटिन और क्लोरोक्विन जो है वो अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटेस्टिनल अमीबियासिस है मींस जो लार्ज इंटेस्टाइन में अमीबा बैठा हुआ है और वहां पे जो ग्रोथ कर रहा है उसको ट्रीट करने के लिए जो है मेट्रोनिडाजोल, पैरामोमाइसिन और ग्लाइकोबायअरसोल ये जो ड्रग है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के लिए जो कि इंटेस्टाइन के बाहर है उसे इमिटिन और क्लोरोक्विन से ट्रीट करेंगे और जो इंटेस्टाइन के अंदर है इन्फेक्शन अमीबा का उसको मेट्रोनिडाजोल, पैरामोमाइसिन और ग्लाइकोबायअरसोल से ट्रीट करेंगे।
तो फर्स्ट ड्रग हम देखते हैं इमिटिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि अल्कोलॉइड है, और ये अल्कोलॉइड जो है इपिका क्वान्हा जो है, इपिकैक जिसे हम बोलते हैं, वहां से आइसोलेट किया हुआ अल्कोलॉइड है, और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ एक्यूट अमेबिक डिसेंट्री। तो जो पेशेंट को अमेबिक डिसेंट्री हुई है और जो कि एक्यूट फॉर्म में है, उसको सप्रेस करने के लिए ये इमिटिन हाइड्रोक्लोराइड अल्कोलॉइड बहुत ही इफेक्टिव है, और इसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा क्विक है। It is given subcutaneously as it is very irritant by mouth and cause vomiting and diarrhea। तो ये जो ड्रग है बहुत ही इरिटेंट है अगर इसको हम ओरली लेते हैं, और पेशेंट इसे ओरली लेता है। अगर पेशेंट ने इसको ओरली ले लिया तो ये जो जीआई ट्रैक्ट है उसे इरिटेट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट में वोमिटिंग हो सकता है, उल्टियां हो सकती है, या फिर लूज मोशन हो सकते हैं। इसलिए ये ड्रग्स जो है, और ये जो ड्रग है इमिटिन हाइड्रोक्लोराइड, इसको सबकुटेनियसली दिया जाता है, मींस डर्मल लेयर में, और डर्मल लेयर जो है सबसे नीचे का जो लेयर है सबकुटेनियस, उसमें दिया जाता है। Imitin is slowly eliminated and has a well marked cumulative action। तो ये जो ड्रग है ये बॉडी से बहुत स्लोली निकलता है, मींस स्लोली बॉडी से एक्सक्रीट होता है। इसी वजह से ये बॉडी में बहुत ज्यादा समय के लिए टाइम स्पेंड करता है और बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रहता है। तो कोई पेशेंट को अगर हम ये फ्रिक्वेंटली देते हैं इमिटिन ड्रग, तो उसके अंदर जो है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिल सकता है, मींस ऑलरेडी उसके बॉडी में इमिटिन पहले से ही प्रेजेंट है, वो कंप्लीटली बॉडी के बाहर नहीं निकला है, और ऐसे समय में हम फिर से वो पेशेंट को दूसरा डोज दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, वो इमिटिन का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखता है, और कुछ समय के बाद उसके साइड इफेक्ट दिखते हैं, और आफ्टर दैट टॉक्सिक इफेक्ट दिखते हैं। तो ये जो इमिटिन है इसका प्रॉब्लम है कि ये बॉडी से बहुत स्लोली निकलता है। तो ये केयर हमें लेना है जब भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं हम विद इमिटिन हाइड्रोक्लोराइड। It is very toxic and cause hypotension, heart damage, so careful हॉस्पिटल सुपरविजन इज इसेंशियल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये क्यूमुलेटिव एक्शन दिखाता है, तो फर्स्ट सिनर्जिज्म दिखाएगा, बाद में साइड इफेक्ट दिखाएगा, और उसके बाद टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा। तो ऑलरेडी ये टॉक्सिक इन नेचर है, इसकी वजह से हाइपोटेंशन प्रोड्यूस होता है, मींस ये ब्लड वेसल्स पे बहुत ज्यादा काम करता है, हार्ट पे काम करता है, तो अल्टीमेटली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ये डैमेज करने का काम करता है। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए टॉक्सिक ड्रग है। तो जब भी इससे ट्रीटमेंट देते हैं किसी पेशेंट को, तो क्लोज सुपरविजन और केयर सुपरविजन होना चाहिए कि वो पेशेंट में इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट तो नहीं दिख रहे हैं, और टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं दिख रहे हैं, बीपी तो लो नहीं हो रहा है, हार्ट बीट्स तो कम ज्यादा नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीजें कंसीडर करना पड़ता है जब भी इमिटिन से वो पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। If continued beyond 10 to 12 days, it may cause localized peripheral neuritis with paralysis। तो ये इमिटिन हाइड्रोक्लोराइड किसी पेशेंट को 10 से 12 दिन और उससे भी ज्यादा यूज किया गया तो उसको में लोकलाइज पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है, मींस जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स है उसमें इन्फ्लामेशन होगा, और जहां पे भी वो पेरिफेरल नर्व्स का सप्लाई है वो एरिया में पेरिफेरल नर्व्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगी, और जिसके वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है, मींस वो पेरिफेरल एरिया प्रॉपरली और बिल्कुल काम ही नहीं कर पाएगा। डायहाइड्रोइमिटिन इज वेरी सिमिलर टू इमिटिन बट इज प्रोबेबली लेस टॉक्सिक। तो इसका अल्टरनेटिव है डायहाइड्रोइमिटिन, जो कि इमिटिन की तरह ही सिमिलर है, बट इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा ही कम है देन इमिटिन हाइड्रोक्लोराइड। तो इमिटिन हाइड्रोक्लोराइड का अल्टरनेटिव डायहाइड्रो इमिटिन ये हम यूज कर सकते हैं। इमिटिन कंप्लीटली इरेडिकेट द इन्फेक्शन इन ओनली 10 to 30% ऑफ केसेस। तो इसका जो सक्सेस रेशो है ओनली 10 to 30% है, मींस जो भी पेशेंट है इसे ले रहा है
उसके अंदर का अमीबियासिस और अमेबिक डिसेंट्री जो है ये इमिटिन हाइड्रोक्लोराइड ओनली आउट ऑफ 100 केसेस 10 to 30% केसेस में ही कंप्लीटली इरेडिकेट करेगा और कंप्लीटली वॉश आउट कर देगा। बाकी के जो केसेस है उसमें जो पेशेंट के अंदर जो है अमीबा इन डॉर्मेंट स्टेज और इनएक्टिव स्टेज में रहेगा या फिर इमिटिन से उससे फर्क नहीं पड़ेगा और वो अपना इफेक्ट दिखाते जाएगा। अब अदर ड्रग जो कि अमीबियासिस में यूज होते हैं उसमें आता है इमिटिन एंड बिस्मथ आयोडाइड का कॉम्बिनेशन। इसे ओरली दिया जाता है और ये अमीबा को किल करता है। जो बोवेल के ल्यूमेन में अमीबा प्रोटोजोआ रहता है उसे किल करने का काम जो है ये इमिटिन एंड बिस्मथ आयोडाइड करता है। उसके बाद डायलोक्सानाइड फ्यूरोएट, ये जो ड्रग है ये बहुत ही काम का ड्रग है इन अमीबियासिस। ये सिंथेटिक अमीबिसाइडल ड्रग है, मींस ये अमीबा को किल करने का काम करता है। ये नेचुरल ओरिजिन का नहीं है और इसे ओरली लिया जाता है। ये अमीबा के अगेंस्ट एक्टिव है। जो भी बोवेल ल्यूमेन जो है उसके अंदर जितना भी अमीबा का इन्फेक्शन है उसे किल करने का काम जो है डायलोक्सानाइड फ्यूरोएट करता है। इसके अलावा क्रोनिक सिस्ट पासिंग स्टेट में भी ये 95% क्यूर रेट शो करता है। मींस जिन्हें भी क्रोनिक सिस्ट पासिंग स्टेट प्रोड्यूस हुआ है, जिन्हें भी अमीबिया का इन्फेक्शन हुआ है और उनमें क्रोनिक सिस्ट पासिंग स्टेट प्रोड्यूस हुआ है, उनमें भी 95% क्यूर रेट ये डायलोक्सानाइड फ्यूरोएट का है। मींस ये बहुत ही प्रॉमिसिंग ड्रग है आफ्टर एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल ड्रग्स। उसके बाद क्लोरोक्विन, ये एंटी मलेरियल ड्रग है और ये यूजलेस है अगेंस्ट इंटेस्टिनल अमीबियासिस। तो अमीबिया जो है मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन को टारगेट करता है, तो उसके अगेंस्ट जो है ये ड्रग उतना कुछ खास काम नहीं करता है। बट जो लीवर होता है वहां पे जो एब्सेसेस फॉर्मेशन होता है और पस फॉर्मेशन होता है उसके अगेंस्ट क्लोरोक्विन बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद एंटीफंगल ड्रग मेट्रोनिडाजोल, दिस ड्रग इज इफेक्टिव इन इंटेस्टिनल अमीबियासिस एज वेल एज द ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइकोमोनियासिस। तो ट्राइकोमोनियासिस जो है इसके अगेंस्ट भी ये एंटीफंगल ड्रग बहुत अच्छे से काम करता है। तो इंटेस्टिनल में जितना भी अमीबा का इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट जो है ये एंटीफंगल ड्रग बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है ट्राइकोमोनियासिस, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी मेट्रोनिडाजोल जो है बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद आते हैं एंटीबायोटिक्स में। एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन्स आर समटाइम इफेक्टिव इन क्रोनिक इंटेस्टिनल अमीबियासिस। तो जो क्रोनिक इंटेस्टिनल अमीबियासिस होता है उसके अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन इफेक्ट दिखाता है। इसके अलावा पैरामोमाइसिन, गैनामाइसिन, बेसिट्रासिन, स्पायरामाइसिन ये भी ट्राई किए जा चुके हैं अगेंस्ट अमीबियासिस। उसके बाद आर्सेनिकल्स, मीन्स ये आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड है। The organic arsenical compounds have been used in the treatment of intestinal amoebiasis। तो जो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है अमीबियासिस का उसे ट्रीट करने के लिए ये आर्सेनिक कंपाउंड यूज करते हैं। स्पेशली जो है लेस टॉक्सिक पेंटावेलेंट आर्सेनिकल इसमें यूज होते हैं। तो इसका वेल नोन एग्जांपल है कार्ब आर्सोन और ग्लाइकोबाय आर्सोल। तो कार्ब आर्सोन और ग्लाइकोबाय आर्सोल ये दो ड्रग जो है जो कि पेंटावेलेंट आर्सेनिकल्स है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से काम करते हैं इन इंटेस्टिनल अमीबियासिस। उसके बाद आयोडीनेटेड एड हाइड्रोक्सीक्विनोलोन्स, आयोडीनेटेड एड हाइड्रोक्सीक्विनोलोन्स जो है ये ड्रग भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसमें आते हैं चिनियोफैन,
डाइआयोडोहाइड्रोक्सीक्विन एंड क्लायोक्विनोल, जिसे एंटेरो वायोफॉर्म भी बोलते हैं और आयोडोक्लोरोहाइड्रोक्सीक्विन भी बोलते हैं। तो ये ड्रग जो है इंटेस्टिनल अमीबियासिस के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं, मींस आयोडीनेटेड एड हाइड्रोक्सीक्विनोलोन्स और आयोडीनेटेड एड हाइड्रोक्सीक्विनोलोन्स डेरिवेटिव। तो इसमें आएगा चिनियोफोन, डाइआयोडोहाइड्रोक्सीक्विन और क्लायोक्विनोल। तो क्लायोक्विनोल ये जो है ये एज अ प्रोफाइलैक्टिक ड्रग करके भी यूज करते हैं। क्लाइनोक्विनोल, जो क्लाइनोक्विनोल है ये जो है ये प्रोफाइलैक्टिक ड्रग करके यूज इसलिए करते हैं कि इसके जो रिजल्ट है बहुत अच्छे हैं। मींस ये जो ड्रग है पेशेंट पहले से ही ले लेता है और ये लेस टॉक्सिक ड्रग है। तो ये जो ड्रग है बिफोर इन्फेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं, एज वेल एज आफ्टर इन्फेक्शन भी इसको यूज करते हैं। तो ये क्लाइनोक्विनोल जो ड्रग है ये एज अ प्रोफाइलैक्टिक ड्रग और फॉर ट्रीटमेंट इन अमीबियासिस एज वेल एज माइल्ड इन्फेक्टिव एंटेराइटिस ये दे सकते हैं। तो माइल्ड इन्फेक्टिव एंटेराइटिस क्या है? इसमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आता है जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्लाइनोक्विनोल जो है एज अ प्रोफाइलैक्टिक और ट्रीटमेंट करके ड्रग यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा कीमोथेरेपी ऑफ अमीबियासिस खत्म होता है। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।